उत्तर प्रदेश में 7 लाख से भी अधिक संविदा कर्मियों को यूपी सरकार अब बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। 2025 के शुरुआत में इन सभी संविदा कर्मियों के लिए लगातार खुशखबरी आ रही है। वित्त विभाग ने मानदेय बढ़ोतरी संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, यानी यह 2025 का नया वर्ष संविदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा है, क्योंकि न्यूनतम मानदेय 17,000 और अधिकतम 20,000 होने जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग के पद पर तैनात है, इनको भी यह मानदेय बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को सस्ती ब्याज दर पर 50,000 रुपये तक लोन दिए जाने की सुविधा है। यह लोन बिना गारंटी दिया जाता है। पहले 10,000 रुपये लोन मिलता है, इसके बाद 20,000 और फिर 50,000 रुपये लोन दिया जाता है। यह सब समय से पेमेंट पर निर्भर है। योजना के तहत नियमित रीपेमेंट को 7% ब्याज सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित किया जाता है और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर प्रतिवर्ष 1,200 रुपये तक का कैशबैक दिया जाता है। सब्सिडी की रकम तिमाही आधार पर जमा की जाती है। समय से पहले लोन भुगतान करने पर सब्सिडी कर रकम एकमुश्त दे दी जाती है। उत्तर प्रदेश की जनता को लगातार एक्सप्रेसवे की सौगात मिल रही है। इसी के साथ प्रदेश में 1620 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश में खतौली से अलीगढ़ के बीच बनाया जाएगा। इसे सीधा यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लिंक किया जाएगा। अभी वर्तमान में इसे 4 लेन बनाने की तैयारी चल रही है। भविष्य में इसे 6 लेन करने की भी तैयारी है। इस साल 2025 में जून से इस एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर फरीदाबाद और गाजियाबाद की कंपनियां को टेंडर मिला है। इस एक्सप्रेसवे को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी सरकार एक परिवार एक पहचान के तहत अब लोगों को फैमिली आईडी जारी कर रही है। इस योजना के तहत तमाम परिवारों का लाइव डेटा तैयार किया जा रहा है। बता दें कि इसके आधार पर उन्हें राज्य और केंद्र सरकार की नई योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए विभाग द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। फैमिली आईडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर होना जरूरी है। इसके साथ ही उनका आधार नंबर किसी मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है, ताकि परिवार के सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर OTP के जरिए सत्यापित हो सके। उत्तर प्रदेश में एक और नया हाईवे बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये हाईवे 15 जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी सुविधा में इजाफा होगा। गोरखपुर से शामली के बीच बनने वाले इस हाईवे से भारत नेपाल सीमा की निगरानी आसान हो पाएगी। NHAI की ओर से इस पर काम शुरू हो गया है। जल्द ही सीमांकन किया जाएगा। यह हाईवे लखनऊ, सीतापुर और बरेली से होकर निकलेगा। उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे और हाईवे के निर्माण पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे प्रदेश में सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी बढ़ी है। इसी क्रम में अब गोरखपुर शामली हाईवे भी शामिल होने जा रहा है। दिल्ली से देहरादून के बीच सफर करने में लगने वाला समय अब आधा हो जाएगा। उत्तराखंड और दिल्ली को जोड़ने वाले हाईवे का काम तेजी से चल रहा है और अब इस हाईवे की शुरुआत की तारीख भी तय हो गई है। यह हाईवे न केवल यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। दरअसल यह हाईवे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से होकर उत्तराखंड के प्रमुख शहरों तक के कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। साथ ही इससे पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नया मोड़ मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को NH-34 से कनेक्टिविटी की संभावनाएं तलाशी जा रही है। प्राधिकरण व NHAI के अधिकारियों के बीच पहले चरण की वार्ता में अलाइनमेंट को लेकर विचार विमर्श हो चुका है। जल्द ही इसका ठोस प्रस्ताव तैयार हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी के लिए लिंक रोड का नेटवर्क तैयार हो रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए फरीदाबाद के नज़दीक बल्लभगढ़ से एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर लंबा लिंक मार्ग लगभग तैयार हो चुका है। केंद्र सरकार ने जनगणना के खर्च पर लगाम लगाई है। गृह मंत्रालय ने जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी के लिए बजट अनुमान 2024-25 के मुकाबले लगभग आधा खर्च
तय किया है। हालांकि आरजीआई को विशेष तरीके से और धनराशि मिल सकती है। आरजीआई इस साल लंबित जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करेगा। वित्त मंत्रालय आगामी बजट में इसके लिए धन आवंटित करेगा। यह भविष्य के जनगणना चक्रों को पूरी तरह से बदल देगा। बजट अनुमान 2024-25 में जनगणना सर्वेक्षण के लिए 1.25013 करोड़ आवंटित किए गए थे, लेकिन संशोधित अनुमान 2024-25 में केवल 0.52209 करोड़ रखे गए हैं। यह लगभग आधा है। इस कटौती के बावजूद आरजीआई को अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने का रास्ता भी खोला गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की जनता को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश के जिले आनंदनगर महाराजगंज हुगली प्रस्तावित रेल लाइन की कवायद ने तेजी पकड़ ली है। आने वाले दिनों में जिला मुख्यालय रेल मार्ग से जुड़ेगा तो परिवहन की समस्या दूर हो जाएगी, वहीं उद्योग धंधों के विकास को बल मिलेगा। बता दें, महाराजगंज ऐसा जिला मुख्यालय है जो अभी तक रेल सुविधा से अछूता है। बिजली विभाग करने जा रहा है अहम बदलाव। बता दें, निजी संस्थान द्वारा मीटर रीडर के साथ एक विभागीय कर्मचारी को 2 महीने में एक बार उपभोक्ताओं को सही रिपोर्टिंग के साथ बिलिंग सुरक्षित करने के लिए लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली सप्लाई का प्रभाव मुख्य रूप से रीडिंग मीटर और उपभोक्ताओं के बिलिंग में समस्याओं का कारण होता है और बारिश आने पर प्राकृतिक खतरों को बचाव से होता है। ऐसे में निजी संस्थान के तरफ से मीटर रीडर के साथ एक विभागीय कर्मचारियों को 2 महीने में एक बार प्रत्येक उपभोक्ताओं को सही रिपोर्टिंग के साथ ही बिलिंग की सुरक्षित करने के लिए लगाने की योजना तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए खास निर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग के निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश में हेलमेट नहीं तो ईंधन नहीं योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप से हेलमेट के बिना 2 पहिया वाहन चलाने वालों को तेल नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश भेज दिए गए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि जो 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं लगा रहा होगा उस चालक को किसी भी कीमत पर तेल न दिया जाए। उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने महाकुंभ को लेकर एक ओर जहां तारीफ की तो वहीं दूसरी ओर तंज कसते हुए सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सांसद ने कहा कि सरकार के पास इतनी शक्ति होती है कि जब सरकार ठान लेती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते। 6 महीने में रेत पर इस तरह एक शहर बसाना इसी शक्ति का उदाहरण है, जो दर्शाता है कि अगर सरकार चाहती है तो किसी भी बड़ी चुनौती का समाधान किया जा सकता है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर रणनीति तय करेगी। बसपा मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसे में पार्टी समर्थक किस दल को वोट करे, इस बारे में बसपा सुप्रीमो संकेत दे सकती है। इस बाबत उन्होंने 16 जनवरी को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें सदस्यता अभियान, संगठन के विस्तार, कैडर कैंप और पार्टी के साथ मुस्लिमों, ब्राह्मणों एवं अन्य वर्गों को जोड़ने के अभियान की समीक्षा होगी। पार्टी बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएगी। देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसकी तैयारी कर ली है। दिल्ली के चुनावी रण में 59 उम्मीदवार उतार चुकी भाजपा शेष 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम से चौंका सकती है। इसमें सबसे प्रमुख नाम टीवी कलाकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का चर्चा में है। पार्टी उन्हें दिल्ली कैंट या ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में से किसी एक सीट से उम्मीदवार बना सकती है। उनकी उम्मीदवारी से दिल्ली का विधानसभा चुनाव और रोचक हो सकता है। दरअसल स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराया था। हालांकि 2024 में वह स्वयं चुनाव हार गई थी। इसके पहले ईरानी 2009 में दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में भाग्य आजमा चुकी है। देश भर में ज़्यादातर राज्य कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। उत्तर भारत के राज्यों में घना कोहरा छाने के साथ शीतलहर चल रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में जहां घना कोहरा छाया रहा, वहीं दिल्ली एनसीआर में कोल्ड वेव ने ठिठुरन का एहसास कराया। भारतीय मौसम विज्ञान
विभाग ने 14 जनवरी यानी आज मौसम बदलने की भविष्यवाणी की है। एक पश्चिमी विक्षोभ पंजाब के ऊपर एक्टिव हो रहा है। इसके असर से 14 से 16 जनवरी के बीच 15 से ज़्यादा राज्यों में बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होने के आसार है।